Yes, good afternoon all of you. We are from Raisen Public School and today we are starting chapter number 4 is from Hindi class 9th बूढ़ी काकी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है बूढ़ी कहानी। ये हिंदी के बहुत महान साहित्यकार जिन्हें हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं उनके द्वारा रचित ये कहानी है। ये जो प्रेमचंद हैं ये इन्होंने हिंदी साहित्य को एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीन्स यदि जब भी हम बात करते हैं साहित्य की तो उन साहित्य सम्राटों में सबसे पहला नाम जो है वो प्रेमचंद का आया करता है। हाँ, देखिए हम सबसे पहले प्रेमचंद के जीवन परिचय की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने छोटा सा ओवरव्यू जीवन परिचय यहाँ पर दिखाया है कि जो मुंशी प्रेमचंद जो थे उनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म स्थान लमही ग्राम वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है वहां पर हुआ था। उनका उपन्यास जो थे उनके सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। एक चीज इसमें ये भी है कि उन्होंने एक उपन्यास और लिखा था जिसका नाम था सोजे वतन। ठीक है, वो उपन्यास एक ऐसा उपन्यास था कि जो भी क्रांतिकारी या जो भी व्यक्ति उस उपन्यास को पढ़ लेता था उसके बाद वो घर परिवार को छोड़कर पूरी भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाया करता था। उस उपन्यास को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था और मुंशी प्रेमचंद के ऊपर कई सारे बंधन डाल दिए थे कि वो और कहानियां वो ना लिख सकें। तो फिर उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद के प्रेमचंद को रखकर फिर उन्होंने दूसरे अलग अलग उपन्यास लिखे। कहानियों को विशाल संग्रह उनके उपन्यासों में मिला करता है जिसमें मानसरोवर के नाम से उपन्यास है। ठीक है, 300 कहानियां संकलित हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। निबंध कुछ विचार नाम का एक निबंध है, निबंध भी उन्होंने लिखे हैं। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास गोदान है जिसमें कि जो एक गौ का दान हुआ करता है और इसकी बहुत ही मार्मिक कथाएं हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं उन्होंने बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानियां लिखी हुई हैं जो कि मानव मस्तिष्क के पटल पर आज भी अंकित हैं। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से देखिए, हाँ, हम उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा और विस्तार दे रहे हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा उनके पिता अजायब राय लम्ही जो डाक में मुंशी जी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ जो था वो उर्दू फारसी में हुआ था। जीवन यापन को वो जीवन यापन में अध्यापन से करते थे। मीन्स वो लोग बच्चों को पढ़ाते थे और पढ़ाने से उनका जीवन यापन वो किया करते थे। मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक, और 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलिस्मे हौसरुबा पढ़ लिया था। मीन्स जो उर्दू में लिखा गया था उसको पढ़ लिया था। और वे उर्दू को मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा रुस्वा और मौलाना सरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया था। मीन्स वो उपन्यासों के जो प्रेमी हैं वो शुरू से ही हो गए थे। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त भी हो गए थे। नौकरी के साथ ही उन्होंने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास से लेकर इंटर पास किया और 1919 में वो बीए पास करने के बाद स्कूलों के डिप्टी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए थे 7 वर्ष की अवस्था में। मतलब ये तो उनकी कहानियां हैं। इसके अलावा उनकी जो जीवन परिचय है वो ये है। ठीक है, लेकिन यदि हम उनकी बचपन की बात करते हैं तो 7 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहावसान हो गया था और 14 वर्ष की उम्र में जब वो थे तब उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन जो था वो बड़ा संघर्ष में रहा था। लेकिन उन सब संघर्षों के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को यादगार बनाया। तो उन्होंने जीवन के कई सारे पहलुओं को लिखा है।
उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार मात्र 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हाँ, हमारी कहानी यहाँ से चालू होती है। बच्चों, ये जो कहानी है बूढ़ी काकी की, इसमें जो मुंशी प्रेमचंद हैं उन्होंने बुजुर्गों के बारे में लिखा है। हम ये जानते हैं कि भारतवर्ष में आज भी ऐसे कई सारे बुजुर्ग हैं जिनको अच्छी तरह से भोजन नहीं दिया जाता है, जिनका लोग ख्याल नहीं रखते हैं, और वो इसी तरह से कुंठित अवस्था में अपना जीवन यापन करते करते मर जाया करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा जो है वो बचपन का दूसरा रूप हुआ करता है। बूढ़ी काकी जो थी, उनका परिचय है यहाँ पर, चित्रण यहाँ पर दिया गया है। बूढ़ी काकी किस तरह की थी? बूढ़ी काकी में जीभा स्वाद के सिवा कोई और चेष्टा शेष ना थी। मतलब वो स्वाद उनको पसंद था, मतलब वो मीठी चीजें खाना पसंद करती, चटपटी चीजें खाना पसंद करती थी, ठीक है। उन्हें उनके शरीर में जान और नहीं थी, और ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने का अतिरिक्त कोई उनका दूसरा सहारा था। यदि उनको अपने कष्ट यदि बताना है तो वो रोया करती थी, और यदि उन्हें कुछ चाहिए है तो वो खाने की चीजें उनको पसंद थी। इसके अलावा उन्हें और दूसरी चीजें कुछ नहीं चाहिए थी, ठीक है। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पलंग पर पड़ी रहती थी, पृथ्वी पर पड़ी रहती, और घर वाले कोई उनसे बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता, उसके बाद उनके पास में भोजन आता या नहीं आता वो सोचा करती है ना। उनका परिणाम पूर्ण होता या ना होता। बाजार से कोई यदि वस्तु आ रही है तो उनको यदि नहीं मिलती थी तो वो रोने लगती थी, और उनका रोना सिसकना साधारण नहीं था। वो बहुत जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोया करती थी। और एक और चीज यहाँ पर बताई गई है कि उनके जीवन में और कोई नहीं था, अकेली बची थी। उनके जो पति थे, बहुत समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बड़े बेटे और छोटे जो तरुण बेटे थे, जो जवान बेटे थे, वो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और उस परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ एक भतीजा था, और उसी भतीजे को उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उसी भतीजे के नाम कर दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय उनसे कई सारे लंबे चौड़े वादे भी किए, जैसे नॉर्मली लोग सभी करते हैं। केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जवाज थे। जैसे कुली जो होते हैं वो पहले कहते हैं हम आपके साथ में ये आपका पूरा सामान ले जाएंगे, आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाद में सब चीजों को पलट जाते हैं। ठीक वैसे ही जो उनका जो भतीजे थे, वो भी एक जो भतीजा था वो भी पलट गया था, और अब उनकी जो जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मतलब बहुत बुरी उनका जीवन अब होने लगा था। यद्यपि उस समय उनकी संपत्ति की वार्षिक आय 150 से 200 रुपए से कम ना थी। मतलब वर्ष में उनकी संपत्ति से 150 से 200 रुपए पूरे वर्ष में उससे मिल जाया करते थे। उस समय के हम पैसों की बात करें, 150 से 200 रुपए एक साल में, वो बहुत ज्यादा रकम हुआ करती थी। मतलब यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि ये उस समय, अभी को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो अभी के समय के लगभग ये जो अमाउंट है, ये माने आप कि 2 से 3 लाख रुपए एनुअली यदि हम मानेंगे तो हम कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की 150 से 200 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट रहा था। लेकिन जो बूढ़ी काकी थी उनको भोजन भी वो लोग नहीं दे पाते थे। उनके भतीजे जो थे उनका नाम था पंडित बुद्धिराम, ठीक है। और उनकी अर्धांगिनी जो थी, उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था रूपा। उनकी एक छोटी सी बहन थी, छोटी सी बेटी उनकी रही थी, ठीक है। बुद्धिराम जो थे स्वभाव से सज्जन थे, लेकिन वो सज्जन तब तक थे जब तक कोई उनसे पैसों की बातें ना करे। लेकिन जैसे उनसे कोई पैसों की बात करता तो उनकी सज्जनता खत्म हो जाती थी और फिर वो चिढ़ जाया करते थे। देखिए, अब हम यहाँ पर बुद्धिराम के चरित्र चित्रण के बारे में बात कर रहे हैं। जो बुद्धिराम जो थे, कभी कभी अपने अत्याचारों पर खेद होता था। वो जो अपनी काकी थी, बूढ़ी काकी थी, उन पर चिल्लाया करते थे, उन पर चिल्लाते थे, लेकिन वो भी अपने मन अंदर से सोचा करते थे कि मैं कितना गलत करता हूँ। वो विचारते थे कि जिस संपत्ति कारण में इतना अच्छा मनुष्य बना बैठा हूँ, मैं सभी लोगों में सम्मानीय हूँ, ठीक है। यदि ऐसा सब कुछ ना होता तो मेरी स्थिति क्या होती। कदाचित उन्हें कोई आपत्ति, परंतु विशेष व्यय, मतलब यदि जहां पर भी खर्च की बात होती तो वो अपने आप को वहां से उस चीज से अगेंस्ट कर देते थे, वो उस चीज को नहीं माना करते थे। यहाँ तक कि द्वार पर यदि कोई व्यक्ति बैठा है
ठीक है। और बूढ़ी काकी अपने बारे में उससे बातें कर रहे हैं, तो बूढ़ी काकी को वो आकर सुनाया करते थे, बुरी भली बातें उनसे कहा करते थे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बूढ़ी काकी को लोग सताए कैसा करते थे, कोई चुटकी काट कर भाग जाता था, चिमटी ले लेता था, कोई कोई उनके ऊपर पानी की कुल्ली कर देता था, मतलब बच्चे जो थे वो उनका सम्मान नहीं कर देते थे। और कोई जोर से चीख मारकर उनके पास से कोई चिल्लाता था उनके सामने, और फिर जो बूढ़ी काकी होती थी बहुत जोर जोर से चीख मार मार कर वो रोने लगती थी। और लेकिन ये था कि उनकी जो चीखों पर, उनके रोने पर कोई ध्यान दिया ही नहीं करता था। और जब बहुत ज्यादा समय हो जाता था तो वहां पर रूपा आया करती थी। रूपा मतलब कौन, बुद्धूराम की पत्नी। वो वहां पर पहुंचती थी और काकी को जब देखती थी तो काकी थी अपनी जो जीभा कृपाण, जिसको हम कृपाण मतलब कटारी होता है, मतलब जो जीभा जो चलती है उसको रोक लेती थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोती थी, तो रोना बंद कर देती थी, उसमें डर जाती थी और वो शांत हो जाती थी, और वही रूपा का आना उन्हें शांत कर दिया करता था। हाँ, हम छोटी लड़की का अनुराग देखते हैं। मीन्स उसी परिवार में छोटी सी लड़की भी थी, संपूर्ण परिवार में भी काकी से किसी को अनुराग था, काकी से वो प्रेम करती थी। अनुराग मतलब प्रेम। तो वह बुद्धूराम की छोटी लड़की लाडली, उसका नाम था लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई और चवेना बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर खाया करती थी। यदि वो वहां पर नहीं आती तो दोनों वो जो भाई थे वो उससे उसके खाना, उसकी मिठाई वगैरह सब छीन लेते थे, और इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास में आकर खाती थी। लेकिन यही उसका रक्षागार था। बूढ़ी काकी उससे उन भाइयों से तो बचा लेती थी, लेकिन बूढ़ी काकी की जीभ भी ऐसी थी जो कि उसे भी कुछ चाहिए था, तो बूढ़ी काकी भी उससे बहुत सारा मिठाई वगैरह उससे ले लेती थी। मीन्स यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से उनको जरूर उस बच्चे को सुरक्षा जरूर मिल जाती थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता, मीन्स स्वार्थ था किसका, उस बच्ची का स्वार्थ भी था, और इसमें स्वार्थ जो था वो बूढ़ी काकी का भी था। स्वार्थ अनुकूल नहीं होता है, लेकिन स्वार्थ अनुकूल शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है। मतलब ये है कि दोनों का स्वार्थ इसमें छिपा हुआ था, दोनों ने उन दोनों की सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। हाँ, हम आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो छोटी लड़की है वो आई हुई है, बूढ़ी काकी उससे लड्डू ले रही है और फिर खुद खा लेंगी। हालांकि लड़की को भी बहुत सारे लड्डू मिल जाएंगे, छोटी सी बच्ची बहुत कम खाया करती है, ठीक है। तो बूढ़ी काकी की जीभ जो है वो जरूर उससे संतुष्ट हो जाया करती है। चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे पक्ष की, ठीक है। अब ये समय बदल गया है, कुछ समय हो गया है, रात का समय है, मीन्स लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं, ठीक है। और बुद्धूराम के घर पर शहनाई बज रही है। गांव में जो बच्चों का झुंड जो है वो क्या कर रहा है, वो वहां पर आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग मस्तियां कर रहे हैं, ठीक है। मेहमान वहां पर जो है कंटिन्यू आ रहे हैं। इसके बाद में और क्या हो रहा है, हाँ देखिए, इसके अलावा जो है वहां पर एक भाट खड़ा हुआ है जो बिरुदावली गा रहा। बिरुदावली जो है वो बखान करते हैं कि कैसे जो भी लोग आ रहा उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसको बिरुदावली कहते हैं, ठीक है। और वो जो भाट है ऐसा सोच रहा है कि पूरे का पूरा जो सुख है वो मुझे ही मिलना चाहिए, वाह सभी लोग मुझको ही कहें, ठीक है। वहां आसपास यहाँ पर जो है कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवकों का व्यवहार जो है, यहाँ पर जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं, गांव का परिप्रेक्ष्य उन्होंने बताने की कोशिश की है। कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे नवयुवक जो हैं वो इस तरह के गांव वाली गमार मंडली करें, गांव वालों की मंडली कैसे करें, गमार मंडली करें, जो इन रिचुअल्स को, मीन्स हिंदुओं के, या हम ऐसा कहें कि भारतीय के जो रिचुअल्स थे उनको गमार मंडली में उनको ऐसा माना जाता, उस समय के भारत में ऐसा था, ठीक है। अथवा सम्मिलित होना उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था, मतलब वो लोग खड़े थे वहां पर, उन सभी उसमें वो सम्मिलित नहीं हो रहे थे। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो आज बुद्धूराम के जो बड़े लड़के, इसका नाम मुखराम था, क्या नाम था उसका, मुखराम था, उसका तिलक आया था, और उसी कारण बहुत सारे मेहमान वहां पर जुटे हुए थे, धीरे धीरे करके मेहमान आ रहे थे।
और कढ़ा में क्या हो रहा था, कढ़ा में पकौड़ियाँ और पूड़ियाँ कचौरियाँ वगैरह सभी निकल रही थी, और भी कई सारे पकवान वहां पर बन रहे थे। कई सारे बड़े बड़े मसालेदार तरकारी वगैरह भी बन रही थी। घी और मसाले की जो सुगंध थी बहुत तेजी से आ रही थी सभी ओर। इस तरह की सुगंध जो है वो फैली हुई थी। अब बूढ़ी काकी जो थी उसकी मनः स्थिति की हम बात करते हैं। मीन्स बूढ़ी काकी उस समय अंदर पड़ी हुई थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। जैसे शोक में विचार होते हैं, वो कहीं कुछ भी नहीं हो पाता है उनका, ठीक वैसे ही बूढ़ी काकी की स्थिति वो कहीं आ जा नहीं सकती थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। बूढ़ी काकी सोच रही थी कि मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी, कहीं मुझे पूड़ी ना मिल पाई तो, मुझे तो पूड़ी बहुत पसंद है, इतनी देर हो गई है कोई मुझे भोजन के लिए बुलाने नहीं आया है, कोई मेरे पास भोजन लेके नहीं आया। मीन्स उन्हें भूख लग रही थी, उन्हें लग रहा था कोई मुझे लाकर जल्दी से खाना दे दे। और जो बुजुर्ग अवस्था में वैसे ही भूख बहुत तेज लगती है, और लालच जो है, भूख का जो लालच है वो भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। ठीक वैसी स्थिति बूढ़ी काकी की भी थी। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके होंगे, कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ बचा ना, कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्होंने रोना आया, परंतु अब तक उनके भय से वो रो ना सके। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना लोग कहने लगे रो रही है और मेरे बच्चे को तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, कोई बुराई भराई करने लगेंगे उसलिए, उसकी इसलिए रो भी नहीं रही थी। लेकिन उन्हें भोजन की बहुत तेज याद आ रही थी। और क्या सोच रही थी, कैसी सुगंधी है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, अब मुझे कौन पूछता है, रोटियों के भी लाले पड़े हैं, लोग बाग मुझे रोटी तो देते नहीं है, तब ऐसे भाग कहाँ की भरपेट पूड़ियां मिले। मतलब ये है काकी को रोज भरपेट भोजन भी नहीं मिला करता था। यह विचार कर उन्हें रोना आने लगा। लेकिन कलेजे की भूख उनके हृदय में जो जो दुख था उसको उन्होंने तुरंत दबा लिया, और किसके कारण दबा, रूपा के भय से उन्होंने शांत हो गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब जो भी है ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ से हम बूढ़ी काकी की मन स्थिति के बारे में और बात कर लेते हैं। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रह रही, और धीरे धीरे सोच रही थी कि घी मसाले की सुगंध जो रह कर उनके मन के पास में आ रही थी, ठीक है, और आपे से बाहर किए दे रही, सोच रही थी क्यों ना अब मैं वहां जाकर वो जो भी बन रहा उसको एक बार देख लूं, है ना, देखने पर वो कैसा रहेगा। मुंह में पानी भर भर कर आता था। उन्हें लगता था कि बस मुझे खाने को मिल जाए। पूरियों का स्वाद स्मरण कर करके वो हृदय में गुदगुदी होने लगी थी। मतलब उन्हें बहुत अधिक याद आ रही थी खाने की, कि वो सोच रहे मैं किसी को बुला लूं, कहीं वो लाडली को बुला लूं, जो छोटी सी बच्ची थी उस बेटी को बुला लूं मैं, और उनसे कुछ खाने के लिए मंगा लूं। आज उनका ही पता नहीं वो बच्चे कहाँ पर होंगे। बच्चे जो हैं, जब बहुत सारे बच्चे आते हैं तो खेलने में लग जाते हैं, तो वो भी बच्ची उनके पास नहीं आ रही थी। तो बूढ़ी काकी जो थी वो कल्पना करती चली जा रही थी। कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर उनके सामने नाच रही थी। कितनी खूब लाल लाल फूली फूली पूड़ियां होती हैं, नरम नरम होती हैं। और रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौरियों में अजवाइन तो उसने जरूर डाली होगी, और साथ में इलायची की महक भी तो आ रही है। कितनी स्वादिष्ट पूड़ियां होंगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना एक कढ़ाई के सामने जाके बैठूं और पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। मीन्स जो बूढ़ी काकी जो हैं उनको बहुत ज्यादा याद आ रही है पूड़ियों की, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथों के बल सरकते सरकते वो वहां पर चौखट पर पहुंच गई, और रेंगते रेंगते कढ़ा के पास जाकर वो बैठ गई। अब उन्हें थोड़ा सा धैर्य हो गया था। उनका धैर्य ठीक वैसा था जैसे भूखे कुत्ते के सम्मुख बैठने को, जैसे कुत्ता जो है वो बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति उसके सामने खाना खा रहा है, ठीक वैसे ही जाकर उनकी स्थिति थी उस समय की। हाँ, आगे देखिए, रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न थी। मीन्स रूपा जो बड़ी व्याकुल थी, व्याग्र थी, ठीक है, वो उस समय बहुत सारा काम था जो रूपा को करना था, ठीक है। तो कभी इधर कोई बुला रहा था, कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कड़ा के पास आती। तो रूपा जो थी वो इधर उधर अपने कामों में व्यस्त थी। कभी ठंडे देने लगती, कभी इतने में किसी ने आकर कहा कि भाट आया है उसे कुछ दे दो, ठीक है। भाट
के लिए हमेशा सीधा निकाल कर उसने सीधा दे दिया उसको। अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, किसी ने जोर से पूछा जरा ढोल उतार दो, मजीरा उतार दो। मीन्स बहुत सारे कामों में वो व्यस्त थी और अकेली दौड़ रही थी। ठीक है, बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती, कभी कुड़ती, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पा रहे, उसको मिल ही नहीं रहा था कि वो क्रोध किसको बताए, क्योंकि काम तो उसी का है, उसी के बेटे का टीका है आज। तो भय होता था कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे, इतने में ही उबल पड़ी, इतने में गुस्सा होने लगी, हमने तो और भी कई सारे लोगों की शादियां कर दी हैं, हम तो ऐसे नहीं उबले थे। तो ऐसी चीजें वो ये सोचकर वो रुकी हुई थी, अपने अंदर जो थी, अंदर गुस्से को वो दबा कर रखे हुई थी। प्यास से उसका कंठ जो सूख रहा था, लेकिन वो पानी नहीं पी पा रही थी, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश उसको नहीं था कि वो पानी पी ले अथवा पंखा लेकर अपने आप को हवा कर ले। यह भी खटक खटक रहा था उसे कि जरा सी आंख हटी और चीजों में लोग बाग लूटपाट कर लेते हैं, कि कोई ज्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो ऐसा वो इस सबको मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा। अब उसने, रूपा ने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास में बैठा हुआ देख लिया तो जल गई। मीन्स उसे अब गुस्सा आ चुकी थी। देखिए, तो जो बूढ़ी काकी थी वो, उसने, रूपा ने वहां पर उनको देखा तो रूपा का क्रोध जो था वो अब रुक ही नहीं पा रहा था। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसन में बैठी हुई है, उसके मन में ये भी नहीं लगा कि वहां के आसपास लोग यदि बैठे हुए तो वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, उसने सब चीजें वो भूल चुकी थी रूपा। अब क्या हुआ देखिए, हाँ, जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, मीन्स जैसे मेंढक का शत्रु जो है वो केंचुआ हुआ करता है खाने के लिए, ठीक वैसे ही बूढ़ी काकी पर वो रूपा झपट पड़ी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती ना होगी तो जाने कितनी किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं नहीं पाती है, तभी इस तरह से मुंह फिरती रहती है। मीन्स यहाँ पर रूपा को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बड़ी बुरी भली बातें उनको सुना रही हैं। और क्या बोल रही है रूपा, डायन ना मरे, ना माचा छोड़े, ना ही तो घर छोड़ रही है, ना मर रही है, ना नाम लेने पर, नाम बेचने पर लगी है, मतलब बदनामी करना चाहती है मेरी, ऐसा वो कह रही है रूपा। नाक कटवा कर दम लेगी, इतनी ढूंसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। मीन्स बहुत सारा खाना खाती हैं और खाती रहती हैं तो भी पता नहीं चलता कहाँ पर है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। मतलब उस रूपा ने कहा कि अच्छा चाहती हो तुम अंदर जाके कोठरी में बैठ जाओ, जब सब लोग खाएंगे तब तुमको मैं बुला लूंगी, तुम्हें भी खाना मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी आए ना आए, तुम्हारी पूजन पहले हो जाए। रूपा जो बुरी बुरी बातें किसको कर रही है, सासू माँ को सुना रही है। हाँ, नदी में जब कगार पर कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल जिस प्रकार, एक हम यहाँ पर एक कल्पना की गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कि जब कोई नदी में एक बहुत दूर से बड़ा टुकड़ा ऊपर से टूट कर गिरता है और उसका पूरा का पूरा जो पानी है बाहर फैल जाता है, ठीक वैसी स्थिति उस समय बूढ़ी काकी की थी। उसको कोई समझने वाला नहीं था, वो पूरी तरह से उसकी वो बहुत बुरी तरह से वो दुखी हो गई थी, उसका हृदय जो था बहुत विदीर्ण हो गया था। हाँ, अब देखिए बूढ़ी काकी की मन स्थिति, बूढ़ी काकी अपने अंदर सोच रही है कुछ कि भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतलें पड़ी गई होंगी, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया, मेहमानों के नाई सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब ना खा लें। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के भी दर्शन दिए हैं, दर्शन बताए उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी ने कि
जब तक पूरे लोग एक साथ नहीं उठेंगे तब तक कोई उठता नहीं था। कि कुछ लोग ऐसे उस समय भी थे जो कि कुछ पढ़े लिखे मेहमान भी थे वहां पर, जो कि पहले उठकर उन्होंने हाथ धो लिए थे। लेकिन जो सभ्य पुरुष थे वो वहां पर एक साथ सभी के खाने का इंतजार करने लगे। जब सभी लोग खाना खा लेते थे तो फिर वो उठ जाया करते थे। हाँ, इस बेस बंधन में व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। कुछ जो पढ़े लिखे थे वो इसको बेकार समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था। मतलब बूढ़ी काकी जो थी रूपा पर क्रोध नहीं कर रही, अपने आप के बारे में सोच रही थी, क्यों चली गई मैं वहां पर। अपनी जल्दबाजी के कारण खुद ही परेशान हो रही थी कि जब मेहमान करेंगे, मेरे को भगवान तो हूं नहीं, मेहमान करेंगे तब मुझे भी बुलाएंगे, घर वाले मेरे बिना तो खाना खाएंगे नहीं, ठीक है। और ऐसा वो सोच रही थी अंदर पड़ी पड़ी, सबके सामने मेरी इज्जत पानी उतर गया, मतलब मेरी इज्जत खराब हो गई है, ठीक है। अब तक कोई बुलाने भी नहीं आया है और अब मैं जाऊंगी भी नहीं, ना जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी नहीं जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आता है, ऐसा बूढ़ी काकी सोच रही है। मनी मन इस प्रकार विचार कर बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर स्वाद, अब घी की खुशबू आ रही थी उनके उनके नोज में जो है घी की खुशबू आ रही थी। धैर्य उनको रखा ही नहीं जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि एक एक पल एक एक योग के समान, एक एक योग के समान वो महसूस हो रहा था उनको। और अब वो क्या विचार कर रही थी कि पत्तल बिछ गई होंगी, मेहमान आ गए होंगे, सभी लोग हाथ पैर धो रहे हैं, अब सभी लोग खाना खाएंगे, है ना, खाना खाने बैठ गए होंगे, खाने की थाली परस रही होगी, ठीक है। जो देवनार गाया जा रहा है, मीन्स खाना खाने से पहले एक गीत गाया जाता था, उसको जेवनार कहते थे। तो वह गीत भी चालू हो गया है। धीरे धीरे एक गीत और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगे। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते अब वो काकी जो थी वो भी अपना गीत गाने लगी। उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई मुझे गाते गाते, अभी तक मुझे कोई बुलाने नहीं आया, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी ने मुझे आवाज देकर बुलाया नहीं कि मैं खाना खा लूं, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे। उसने ऐसा सोचा बूढ़ी काकी ने। अब रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाने नहीं आए तो चिढ़ गई है, क्योंकि रूपा वो ऐसा सोच रही थी कि अभी आएगी, अब आने वाली, अब कोई मेहमान तो नहीं होगा, उन्हें बुलाऊं मैं। बूढ़ी काकी अपने चलने को तैयार है। अब उसने सोचा, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसल तरकारियां आएंगी। अब वो सोच रही हैं कि जैसे मैं वहां पहुंचूंगी तो मेरे सामने गर्मा गर्म पूड़ी आएगी, तरकारी भी आएगी, तरकारी मतलब सब्जी, ठीक है। उनकी स्वाद इंद्रियां गुदगुदाने लगी। अब उनको स्वाद आने लगा अलग अलग प्रकार का, कैसा, शक्कर से, कैसा स्वाद आने लगा उन्हें, उनके मन में मंसूबे फूटने लगे। पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही, शक्कर से खाऊंगी, कचौरियां खाऊंगी रायते के साथ में, और मजा आ जाएगा। चाहे कोई बुरा माने, मैं तो खूब भर भर कर मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें, लोग कहेंगे भले ही कुछ भी, लेकिन मैं तो खाना बंद नहीं करूंगी, खूब छक्के खाऊंगी। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह तो झूठा करके थोड़े उठूंगी, पूरा पेट भर के खाना खाऊंगी। ये बूढ़ी काकी अपने मन ही मन सोच रही है। हाँ, आगे देखिए। अब यहाँ पर जब लोगों का व्यवहार के प्रति यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि अब बूढ़ी काकी जो थी वो वहां से धीरे धीरे सरकते सरकते फिर से बाहर आ गई, ठीक है। परंतु हाय दुर्भाग्य, उन्होंने देखा, बाहर आकर क्या देखा, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना थी। नहीं, समय ज्यादा नहीं हुआ था, मेहमान मंडली अभी भी बाहर बैठी हुई थी। देखिए, जो बूढ़ी काकी थी वो जब बाहर पहुंची तो वो लोगों को देखती हैं, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि कोई इधर देख रहा है, कहीं कोई इधर देख रहा है, अभी लोग खा रहे हैं या नहीं ये देखता। मीन्स वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरा नंबर कब आएगा, ठीक है। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं कि नहीं छूट रही हैं, ठीक है। कुछ जो लोग थे वो कोई दही खाकर चटकारा मार रहा था, कोई जो दूसरा दोना मांगने में संकोच कर रहा था। मीन्स वहां पर पत्तल की स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ गई, मतलब सभी लोगों के बीच में, जब वो खाना खा रहे थे उनके बीच में बूढ़ी काकी भी वहां पर आ गई।
तो जो लोग थे उनका सम्मान करने की जगह एक आदमी चौंक कर उठ खड़ा हुआ और लोग बोलने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहां से आ गई, देखो किसी को छू ना ले। मीन्स उसको, उसके साथ में घृणा का व्यवहार लोग कर रहे थे। हाँ देखिए, हम पंडित बुद्धिराम जो थे उनका व्यवहार काकी के प्रति यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पंडित बुद्धिराम काकी को देख, काकी को तभी पंडित जी थे वो, है ना, मीन्स वो ब्राह्मण समाज था। तो पंडित बुद्धिराम जो थे उन्होंने काकी को देखा, देखते ही क्रोध से तिलमिला गए और पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया। और जिस निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह से लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए उन्हें अंधेरी कोठरी में ले जाकर धम से पटक दिया। आशारूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मतलब काकी की जो भावनाएं थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वो जो सोच रही थी वो कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ देखिए, अब यहाँ पर एक लाडली जो थी, जो लड़की थी, लाडली लड़की जो थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भोजन, सभी लोग भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं बुलाया। मीन्स वो सब लोग भूल गए थे कि बूढ़ी काकी के बारे में किसी को याद ही नहीं था। बूढ़ी काकी है भी कि नहीं है, कहाँ है, किसी को याद ही नहीं आया। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। वो ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो मुझे मन से ही नहीं बुला रहे हैं, उनके बुढ़ापे पर, उन दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आई। मतलब वो जब लेकर चले गए तो उनको किसी ने उस पंडित जी को नहीं बोला, उस जो बुद्धिराम जो पंडित जी थे उनको नहीं बोला कि तुम ऐसा नहीं करो। अकेली लाडली, जो लाडली लड़की थी, उनके लिए वो कुड़ रही थी, उसे दुख हो रहा था कि ऐसा व्यवहार मेरी काकी के साथ में क्यों किया गया। हाँ, अब देखिए, लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली भाली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता कि उसमें गंध तक ना थी। मीन्स वो चालाक नहीं, भोली भाली लड़की थी। वो दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या भी हो जाएगा, कोई पहाड़ टूट पड़ेगा क्या। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, उन्हें समझाना चाहती थी कि काकी अब तुम धीरज रखो, मैं तुम्हारे लिए पूड़ी लेना चाहती हूँ। परंतु उनके माता के भय के कारण वो वहां ना जा सकी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाडली थी उसने खाना नहीं खाया, उसने क्या किया, अपने हिस्से की जो पूड़ियां थी उन पूड़ियों को उसने अपने पास संभाल कर एक छोटे से कटोरे में रख लिया और उसका हृदय अधीर हो गया। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। वो सोच रही, अब वो लाडली क्या सोच रही है कि मैं काकी को बुलाऊंगी और वो मेरी बात सुनेंगी और फिर जाग जाएंगी, फिर पूड़ियां देकर मैं उनको पूरा पेट भर के खाना खिला दूंगी और वो बहुत, बूढ़ी काकी बहुत खुश हो जाएंगी और फिर मुझे बहुत सारा प्यार करेंगी। वो ऐसा लाडली सोच रही है। आगे देखिए, हाँ अब देखिए, रात को 11 बज गए थे। मतलब बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं बुलाया था, बहुत रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, आंगन में ही सो जाया करते थे, ठीक है, तो वहां पर रूपा सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे। वो सोच रही थी कि मैं अब काकी को जाके पूड़ियां दूंगी, मैं चुपके से जाऊंगी कि मम्मा ना मारे मुझे। उसने उन्होंने पूड़ियों की पिटारी सामने रखी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई हैं, ठीक, चुपके से उठी और विचार करने लगी कि कैसे जाऊं। उसे डर लग रहा था, अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और उजाला भी नहीं था। मतलब उस समय के गांव के दृश्य ये थी कि वहां पर उस समय बिजली नहीं पहुंची थी, पुराना गांव था,
ठीक है, जहां पर कि मतलब गांव ऐसा था कि जहां पर बिजली नहीं थी, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं थी, और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। ठीक है, लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर पड़ी, उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हैं, उस पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे। उसे ऐसा लगा, ऐसा ऐसा महसूस हुआ, और उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रही थी। मतलब किसी ने वहां पर हनुमान जी की मूर्ति ले जाकर रखी थी, और वो उससे उससे उसके अंदर भय खत्म हो रहा था। मारे भय के उसने आंखें बंद करी, फिर उसे डर तो लग रहा था, आंखें बंद कर ली उसने, और इतने में कुत्ता उठ बैठा। कुत्ते को तुरंत कुत्ता उठ गया, और लाडली को लगा कि हाँ चलो ये तो जाग रहा मेरे साथ में, ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है ना। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले वह भागता हुआ कुत्ता उसके अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने सोचा कि ठीक है, बहुत सारे लोग और भी आसपास सो रहे थे, उन सबके बीच में से कुत्ता निकलता हुआ आया और वो उसके पास में आ गया। अब उसने पिटारी खोली, मीन्स जो बूढ़ी काकी का जो घर का जो दरवाजा था उसको धीरे से उसने खोला। बूढ़ी काकी कोठरी की ओर वो चल पड़ी, और अपने वहां से उसकी जो कोठरी थी बूढ़ी काकी की, वहां की ओर वो चलने लगी। हाँ देखिए, बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बूढ़ी काकी की स्थिति कैसी थी, कि जब उसको बुद्धि राम ने उसके हाथ पकड़कर, मेरे हाथ पकड़े, उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे किसी ने हाथ पकड़े थे, किसी ने मुझे घसीटा था। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पहाड़ पर उड़ाकर लेकर जा रहा है। जब बुद्धि राम ने उसको उठाया था, तो मतलब ये है कि काकी बहुत ज्यादा निर्जन हो चुकी थी, उसको बहुत ज्यादा बुढ़ापा उसके अंदर आ चुका था। ठीक है, और उसमें वजन भी नहीं था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसको उड़ा लिया है किसी ने। और उनके पैर जो हैं वो बार बार क्या हो रहा था, पत्थरों से टकरा रहे थे, और उन्हें टकराने के बाद में वो ऐसा लगा कि किसी ने पहाड़ के ऊपर से उसको पटक दिया है, और वो गिरकर बेहोश हो गई है, मूर्छित हो गई है। उन्हें ऐसा उस समय एहसास हो रहा था जब बुद्धिराम उनको लेकर आया था। जब वे सचेत हुई तो किसी को जरा सी आहट भी नहीं मिली, किसी को पता ही नहीं था कि वो जाग गई हैं। वो समझती थी कि वो समझ रहे सब लोग खाना खा पीकर सो गए हैं, आज मेरी तकदीर में खाना था ही नहीं, आज मेरी तकदीर जो थी वो खराब ही थी। रात अब कैसे कटेगी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मैं क्या खाऊं, मेरे पेट में बहुत तेज भूख लग रही, किसी ने मेरी सुधी ना ली, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, और मेरा पेट जो है मुझे काटने को दौड़ रहा है। इन लोगों को मुझ पर इतनी भी दया नहीं आई कि एक छोटी सी एक जो बुढ़िया है वो सोच रहे हैं कि कब मर जाए, उसका उसका जी क्यों दुखाएं, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं। मेरे पेट की रोटियां तो खाती हूं मैं, क्या उससे ज्यादा खाती हूँ, मेरा ये हाल, मैं इस हाल पर हूँ, मैं इस हाल में क्यों हूँ, मैं अंधी हूँ, मैं अपाहिज हूँ, अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बुझूं, फिर भी मुझे खाने को नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, ऐसा वो अपने आप में सोच रही है और पड़ी हुई है। ठीक है, यदि आंगन में चली गई तो क्या बुरा कर दिया मैंने, क्या बुद्धिराम को इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं फिर आ जाना, मुझे घसीटा क्यों, मुझे पटका क्यों। वो अपने आप में विचार कर रही है और सोच रही है कि आखिर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार बुद्धिराम ने क्यों किया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। उन्हीं बूढ़ियों के लिए रूपा ने उसके सामने गालियां दी, सभी सभी लोगों के सामने गालियां दी, इतनी दुर्गति कर दी मेरा, मुझे बड़ा बुरा भला कहा। कि अब उधेड़ बुन में लगी हुई हैं काकी, और सोच रही हैं कि आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, सबको मैंने खिलाया है, मेरी बात किसी ने नहीं पूछी, किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। तब जब तब की ना दी तो अब क्या करेंगे, जब पहले से ही मुझे खाना नहीं देते थे, पहले से मेरी ऐसी दुर्दशा करके रखी थी, तो अब मेरा और ध्यान क्या रखेंगे, ऐसा बूढ़ी काकी सोच रही हैं। यह विचार कर काकी जो थी वो निराशा में डूबी हुई थी, और बिल्कुल दुखी थी, वो ग्लानि से गला भर भर आ रहा था, वो रोना चाहती थी, लेकिन मेहमान बाहर सो रहे थे। ठीक है, मेहमानों के बीच में कैसे रोती, उनको ये भी लग रहा था कि बिना मेहमान है, मैं रोऊंगी तो सभी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है, ये सोचकर वो चुपचाप अंदर पड़ी हुई थी। यहाँ पर हम 3 परिप्रेक्ष्य लेकर आए हैं। पहला है लाडली, दूसरी है बूढ़िया, और तीसरी है बूढ़ी काकी। चलिए हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे उस लाडली ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, काकी उठो,
मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली से काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, झटपट उठ बैठी। लाडली जो काकी थी उठ गई, जाग गई, उनको नींद नींद तो उनकी लगी नहीं थी, वो जाग गई। दोनों हाथों से लाडली को टटोला की, हाँ क्योंकि देख नहीं सकते थे वो, ठीक है। धीरे से उन्होंने लाडली को देखा, पहचाना और अपनी गोद में बिठा दिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। उसने सुबह जो जब सबका खाना बन रहा था उस समय उस लाडली ने खाना नहीं खाया था और अपने हिस्से की जो पूड़ियां बचा कर रखी थी वो उसने कहा कि ये मेरे हिस्से की पूड़ियां हैं काकी। काकी उन पूड़ियों पर टूट पड़ी क्योंकि काकी बहुत भूखी थी, उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। 5 मिनट में काकी ने पूरी पूड़ियां जल्दी जल्दी खा ली। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा सी ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, थोड़ी सी वर्षा यदि हो जाए और ठंडक की जगह जो है ना नीचे से धपन होने लगती है, ठीक वैसा ही था। काकी जब तक भूखी थी तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा उसने 5 जो पूड़ियां उसने खा ली थी उससे उसकी भूख जो थी वो और जागृत हो गई थी। अब उसको तेज भूख लगाई थी, ठीक है। अब हो क्या रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कि जैसे बरसात थोड़ी सी होती है तो फिर गर्मी लगती है, नीचे से हमको जमीन से गर्मी थी, ठीक वैसा ही काकी भूख के साथ हो गया था। काकी बोली, क्या? नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और पूड़ियां ले आओ और रोटी आप लेकर आ जाओ, ऐसा उस काकी ने कहा। अब देखिए लाडली ने क्या कहा, अम्मा सोती होंगी, जगाऊंगी तो मारेंगी मुझे। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला, उसमें कुछ नहीं था, उसमें खुरचन गिरी हुई थी। अब उस काकी ने क्या किया, जो सुबह की रखी थी पूड़ियां तो चिपक गई थी नीचे, ठीक है, पसीने के कारण, तो खुरचन बजी, उसको खरोच कर वो खाने लगी। बार बार खरोचती थी और होंठ से चाटती थी और कहती थी, बड़ी बड़ी टेस्ट की चटकारे भी मारती थी। मीन्स काकी वहां पर मजे भी ले रही थी उस चीज का। हृदय में सोच रहा था कि पूड़ियां कैसे खाऊं। संतोष सेतु मीन्स उसका संतोष तब तक बना था जब तक कि उसमें खुरचन बची थी। जब टूट गया, अब वहां पर काकी को अब कुछ था ही नहीं उसके अंदर, इच्छा का बहाव अपरिमित हो गया था। अब उसे लग रहा था कि भूख तेज हो रही है, मुझे तो खाना चाहिए है। मत वालों का मद स्मरण करना उन्हें मानधात बनाता है। मीन्स ये है, जो मतवाला हो जाता है वो कहीं पर कुछ भी करने लगता है। ठीक वैसे ही काकी को अब लगा कि मैं तो है ना, मुझे खाना खाना है, ठीक है। काकी का अधीर मन का, काकी के अंदर हृदय की जो भावनाएं थी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। वो चाहती थी कि उन्हें खाना जल्दी से मिल जाए। इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया और उचित और अनुचित को, उसके विचार को उन्होंने त्याग दिया। कुछ देर तक उस इच्छा को वो रोकती रही, लेकिन सहसा लाडली से क्या बोली, वो बोली कि बेटी मेरा हाथ पकड़ो, वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन खाया था। उन्होंने लाडली को ऐसा कहा। अब लाडली जो थी वो कैसी बच्ची थी, वो इनोसेंट बच्ची थी, वो नहीं जानती थी अच्छा बुरा कैसा क्या है, वो उसका अभिप्राय ना समझ सकी। उन्होंने काकी का हाथ पकड़ा और जाकर उसे झूठी पत्तलों के पास जाकर बिठा दिया, जहां पर लोगों ने झूठी पत्तलें वहां पर अपनी रखी हुई थी। अब दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया, मीन्स वो कैसी बुढ़िया हो गई थी इस समय, दया करने हो गई थी। उसको बहुत तेज क्षुधातुर मतलब भूख उसे बहुत तेज लगी थी, ठीक है। और हत ज्ञान मीन्स उसका ज्ञान जो था वो अब जाता रहा था, ज्ञान उसका कम होता जा रहा था। पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। मीन्स ये था कि जो जो बुढ़िया थी वो जो टुकड़े लोगों ने छोड़े थे उनको खा रही थी। ओह दही कितना स्वादिष्ट था, मतलब उसमें जो दही उसको मिल रहा था उसमें क्या कह रही थी वो कि कितना टेस्टी दही था, कितना स्वादिष्ट था। कचौरियां कितनी अच्छी लग रही हैं, कचौरियां कितनी खस्ता थी, कितनी सुकोमल थी, कितनी नरम मुलायम कचौरियां बनी थी आज तो, बहुत ही अच्छी थी। ताकि बुद्धिहीन होती हुई इतना जानती थी कि कहीं वह जो काम कर रही उसे वो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण वंश की थी। देखिए जो नॉर्मली भारतीय समाज में ब्राह्मणों को हम लोग भोजन कराते हैं और स्वच्छता के साथ कराते हैं,
लेकिन काकी ब्राह्मण समाज की होते हुए भी जो खाना खा रही थी वो लोगों का झूठन खा रही थी। उसे पता था कि वह दूसरों की झूठी पातल चाट रही है, परंतु परंतु समस्या ये थी कि बुढ़ापा एक तृष्णा का रूप है, अंतिम समय है, संपूर्ण इच्छाएं एक ही साथ केंद्रित हो, एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में है केंद्रित उनकी स्वादेंद्रिय थी। वो स्वाद के कारण सब चीजें भूल रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। उन्हें ये पता नहीं था कि वो झूठी पत्तल को खा रही हैं। वो समझ रही थी कि वो गलत कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी वो मजबूर थी। उनको भूख इतनी तीव्र लगी हुई थी कि वो उस भूख के कारण उसको खाए जा रही थी। उस झूठी पत्तल में वो लोगों की पत्तलों में वो खाना खा रही थी। देखिए यहाँ पर वही चित्रण हमने किया है कि जो भूखी जो बूढ़ी काकी हैं, भूख के कारण वो जो झूठी पत्तलों में वो खाना खा रही हैं। यहाँ पर हम उस चित्रण को देख सकते हैं। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उसी समय रूपा का अंतःकरण में चेंज आया। उसी समय रूपा जो थी वो जाग गई थी। उसे लगा कि लाडली उसके पास नहीं है। वो चौंक गई, चारपाई इधर उधर ताकने लगी, नीचे देखा कहीं गिर तो नहीं गई सोते सोते। तो उसे लगा कि वो कहीं होगी। अब जब वो खड़ी हुई तो देखती है कि झूठे पत्तलों पर चुपचाप जो पास में वो लाडली खड़ी हुई है और बूढ़ी काकी जो है पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी गाय की गर्दन पर कोई छुरी लगा देता है और जिसकी अवस्था होती है, वैसे ही अवस्था अब रूपा की हो गई थी। रूपा सोच रही थी वह एक ब्राह्मणी है, झूठी पातल टटोले, ये से अधिक शोक में असंभव काम, असंभव दृश्य जो था अब रूपा के सामने जो था आ गया था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सांप के साथ ऐसा निष्कपट कर्म वो कर रही है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसके अंतःकरण में अब परिवर्तन आने लगा था। वह सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसका हृदय कांपने लगा था। ऐसा उसे लगने लगा था कि मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन रुक गई है, आसमान घूमने लगा था, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है, उसे ऐसा लगने लगा था। अब रूपा को क्रोध नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि ऐसा क्यों किया काकी ने, और मैंने उसको मैंने काकी के ऊपर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई थी। उसको आंखों में आंसू आने लगे थे। वह अधर्म का भागी कौन है। अब देखिए जो रूपा जो है शुरू से ये सोचा करती थी, वो ईश्वर से बहुत डरती थी रूपा। मीन्स अब रूपा को डर सताने लगा कि मैंने जो अधर्म किया है, मैंने काकी के साथ जो अन्याय किया है, अब इसका दंड मुझे ईश्वर जरूर देंगे। उसने सोचा कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा बुरा ना करें। उसने आसमान की तरफ अपना सिर उठाया और कहा, हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करना, हे परमात्मा मुझे इस अधर्म और दंड से बचा लेना, मुझे दंड मत देना, और नहीं तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा उस रूपा ने सोचा। मीन्स उसके अंतःकरण में परिवर्तन आ रहा था। हम रूपा के अंतः जागृति की बात यहाँ पर करते हैं। अब रूपा को एहसास होने लगा था। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से दिखे, इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से कभी ना देखे थे। वह सोचने लगी थी कि मैं कितनी निर्दयी हूं। मैंने जिस संपत्ति से मैंने 200 रुपया आय हो रही है, पूरे वर्ष में मैं कमा रही हूँ 200-250 रुपये कमा रही हूँ, उसकी, उस व्यक्ति की, उस पर्सन की, उस बुढ़िया की, उस बूढ़ी काकी की मैंने ये दुर्गति कर दी है। ये मेरे कारण हुआ है। हे दया करने वाले भगवान, मुझसे ऐसी बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर देना ईश्वर। आज मेरे बेटे का तिलक था, मैंने सैकड़ों लोगों को भोजन कराया है, मैंने कई सारे लोगों को दासी की तरह मैं उनके सामने इशारों पर नाची हूं मैं, और आज मैंने सैकड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च कर दिए, परंतु इसकी बदौलत मुझे हजारों रुपए बहुत समय से मिलते आए हुए हैं। इसकी संपत्ति मेरे पास बहुत समय से है। मैं उसको आज उत्सव के समय में भी
भरपेट भोजन ना करा सकी। इसी कारण तो केवल इसी कारण तो ये वृद्धा असहाय है। कारण इसी कारण शायद ये जो बुढ़िया है ये असहाय, हमें कितनी बुरी हूं ऐसा रूपा सोच रही है। उसे बहुत अपने आप पर ग्लानि हो रही है, वो सोच रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, अब रूपा ने दिया जलाया, अंतः जागृति की हम बात कर रहे हैं। रूपा अब परिवर्तित हो चुकी थी, उसने दिया जलाया, उसने अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात आ चुकी थी, मतलब लगभग समय जो है वो 12 के लगभग हो चुका था। ठीक है, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। मीन्स थाल सजे होने का मतलब रूपा ने घर में बूढ़ी काकी के लिए थाल सजाया है, और आसमान में चांद सितारे सभी थाल सज चुके हैं। ठीक है, मतलब ये है यहाँ पर कि अब उस बूढ़ी काकी के साथ न्याय होने वाला था, न्याय हो रहा था। और उन पर बैठे देवगण, मीन्स अब ऐसा लग रहा था यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पूरे संसार में जो देवतागण है वो भी अब आनंदित हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बूढ़ी काकी को खाना मिलने वाला है। ठीक है, मीन्स ये है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी को भी खाना खिला दें, लेकिन अपने घर में अपने घर वालों को यदि खाना नहीं मिलता है, बूढ़े यदि भूख प्यास से तड़पते रहें, तो फिर वो खाना ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब ईश्वर को भी आनंद प्राप्त होने लगा था। जो बूढ़ी काकी थी उसके सामने भोजन का थाल जो है वो आ चुका था, और थाल को पाकर बूढ़ी काकी बहुत प्रसन्न हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी, उसे बहुत मजा आ गया था कि आज मेरे लिए जो है बहुत अच्छा भोजन मिला है नहीं। और उसे जो 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 सामने जो खाना था उसमें ऐसा लग रहा था कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। तभी रूपा ने अपने रुंधे हुए स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। आज परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, जो रूपा जो है वो काकी को भोजन तो लेकर आ गई, और लेकिन एक स्वार्थ परता भी उसमें है कि वो अपने बच्चों का भला चाहती है। ठीक है, इसीलिए वो उन काकी को भोजन लेकर आई है। ठीक है, और वो काकी से क्या फिर से स्वार्थ के लिए कह रही है, उनसे ईश्वर से मना कर देना कि मेरा बुरा ईश्वर ना करें, मैं आपके साथ अच्छा करूंगी, मुझे आज मेरी भूल का एहसास हो गया है। अब देखिए, जो अब यहाँ पर एक और बार बूढ़ी काकी के हृदय की यहाँ पर विशेषताएं बताई हैं कि जिस प्रकार भोले भाले बच्चे होते हैं जो मिठाइयां खाकर और तिरस्कार वगैरह सब भूल जाते हैं, ठीक, और फिर से खुश हो जाते हैं, ठीक वैसे ही बूढ़ी काकी भी सब कुछ भुला चुकी थी और सब कुछ भूल चुकी थी। किसने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, किसने उन्हें बहुत जोर से चिल्लाया था, कौन उनको उठाकर पटक के चला गया था, वो सब चीजें भूल गई थी। और उनकी एक एक रोए से, मतलब उनका रोम रोम उनके लिए सब इच्छाएं निकल रही थी। मतलब वो उस रूपा के लिए अच्छे अच्छे विचार, अच्छी बात, रूपा के और अच्छी बातें सोच रही थी, वो उसको बहुत अच्छा आशीष दे रही थी, और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। आज रूपा को उस स्वर्ग का आनंद आ रहा था जो वो बहुत समय से नहीं ले पा रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि मैंने काकी के साथ गलतियां की हैं, हे ईश्वर मुझे मना कर देना। ठीक है, हम यहाँ पर एक दृश्य और देख लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर बूढ़ी काकी खाना खा रही हैं और वो बच्ची बैठी हुई है, उनके सामने रूपा जो है वो भी है और वो लाडली बच्ची भी है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर एक जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।